नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। दोस्तों अब हम आर्थिक नीति में देखने जा रहे हैं दोस्तों राजकोषीय नीति। लास्ट क्लास में हमने आर्थिक नीति के अंतर्गत डिस्कस किया था मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। आज हम आर्थिक नीति के अंतर्गत देखेंगे दोस्तों राजकोषीय नीति और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी। संचित निधि से धन के वियोजन हेतु वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाई गई नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। अर्थात वित्त मंत्रालय द्वारा संचित निधि से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संचित निधि से धन के वियोजन हेतु, धन का वियोजन का मतलब यह है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार का जो भी आय और व्यय होता है यह होता है दोस्तों संचित निधि के माध्यम से। अर्थात भारत सरकार अपनी कमाई गई राशियों को जमा करती है दोस्तों संचित निधि से और खर्च जब करती है तो वो पैसा भी निकालती है दोस्तों संचित निधि से। इसलिए मैंने कहा धन के वियोजन, अर्थात संचित निधि में धन जमा करना, भारत सरकार के द्वारा संचित निधि में धन जमा करना तथा भारत सरकार के द्वारा संचित निधि से धन निकालना। तो वित्त मंत्रालय द्वारा संचित निधि से धन के वियोजन अर्थात संचित निधि से धन निकालना, इसका मतलब है दोस्तों संचित निधि से धन निकालना व संचित करना या जमा करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा संचित निधि से धन के वियोजन हेतु बनाई गई नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। बनाई गई नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा संचित निधि से धन के वियोजन हेतु बनाई गई नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा संचित निधि से धन के वियोजन हेतु बनाई गई नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि राजकोषीय नीति का निर्माण करती है वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति का निर्माण करती है दोस्तों वित्त मंत्रालय। और राजकोषीय नीति को अनुमोदन प्रदान करता है दोस्तों बजट के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट के माध्यम से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम राजकोषीय नीति को बजट के माध्यम से वित्त मंत्रालय से पेश करता है दोस्तों। अर्थात कहीं ना कहीं राजकोषीय नीति बजट का ही एक भाग है दोस्तों। तो इसे अनुमोदन प्रदान करता है बजट के माध्यम से दोस्तों भारत का संसद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट में राजकोषीय नीति को शामिल किया जाता है दोस्तों और इसको बनाता है बजट या राजकोषीय नीति को बनाता है वित्त मंत्रालय और इसे अनुमोदन प्रदान करता है भारत का संसद। अर्थात आप बजट बोलिए या राजकोषीय नीति बोलिए, इसकी समीक्षा की जाती है प्रत्येक एक वर्ष में। वित्त मंत्रालय द्वारा बजट या राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है, इसे अनुमोदन प्रदान करता है भारत का संसद और इसकी समीक्षा की जाती है प्रत्येक
एक वर्ष में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर संचित निधि के धन के वियोजन की बात की गई है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अर्थात भारत का संचित निधि आता है दोस्तों संसद अर्थात राष्ट्रपति के अंतर्गत। तो संसद के अंतर्गत आता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है संचित निधि, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 266 में लिखा गया है संचित निधि। राजकोषीय नीति को कहा जाता है दोस्तों, राजकोषीय का उपनाम या प्रचलित नाम है दोस्तों कर कर्ज, कर कर्ज, कर कर्ज व खर्च की नीति, कर कर्ज खर्च की नीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे कहा जाता है कर कर्ज व खर्च की नीति, क्योंकि भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है दोस्तों कर, तथा यह खर्च करती है दोस्तों आपके योजनाओं पर तथा गैर योजनाओं पर। तो ये दो प्रकार से खर्च करती है दोस्तों। तो ये और इसके लिए ये कर्ज लेती है। तो कर्ज लेती है दोस्तों भारत सरकार अपने जनता के द्वारा, अर्थात निवल घरेलू ऋण या विदेश वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा ये कर्ज लेती है दोस्तों। तो ये कहलाती है कर्ज की नीति, अर्थात इसे कहते हैं कर कर्ज व खर्च की नीति। कर कर्ज व खर्च की नीति। भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है कर, इसलिए इसे कर कहते हैं। चूंकि यह खर्च करती है दोस्तों, वह करती है भारत के कल्याण हेतु, लोक कल्याण हेतु, इसलिए इसे दोस्तों कहते हैं खर्च। तथा ये कर्ज लेती है, कर्ज का मतलब यह है विदेशों से लिया गया ऋण तथा निवल घरेलू ऋण, भारतीय जनता से लिया गया ऋण। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं कर कर्ज व खर्च की नीति। टैक्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टैक्स डेप्ट स्पेंडिंग पॉलिसी, इसे कहा जाता है दोस्तों टैक्स डेप्ट स्पेंडिंग पॉलिसी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों राजकोषीय नीति, जो कि एक भाग है बजट का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा संचित निधि से धन के वियोजन हेतु बनाई गई नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति या बजट का निर्माण करता है वित्त मंत्रालय और इसे अनुमोदन प्रदान करता है संसद, अर्थात संचित निधि आता है दोस्तों राष्ट्रपति के अंतर्गत, संसद के अंतर्गत। इसकी समीक्षा की जाती है प्रत्येक एक वर्ष में। अनुच्छेद 266 में संचित निधि का उल्लेख किया गया है। इसे कहा जाता है दोस्तों कर कर्ज व खर्च की नीति। भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है कर्ज, कर, भारत सरकार की आय का मुख्य स्रोत है दोस्तों कर, तथा यह विदेशों से ऋण लेती है तथा साथ ही साथ ये निवल घरेलू ऋण भी लिया जाता है दोस्तों। खर्च, भारत में लोक कल्याणकारी योजनाओं को रन करने के लिए भारत सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, इसलिए इसे टैक्स डेप्ट स्पेंडिंग पॉलिसी भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजकोषीय नीति के उद्देश्य। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजकोषीय नीति के उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजकोषीय नीति के उद्देश्य है आर्थिक रूपरेखा तैयार करना, भारत की आर्थिक रूपरेखा तैयार करना। दूसरा है दोस्तों आर्थिक विकास, भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तीसरा है दोस्तों आय व्यय का विवरण तैयार करना, आय व्यय का विवरण तैयार करना, अर्थात बजट। आय व्यय का विवरण का मतलब है दोस्तों बजट, अर्थात राजकोषीय नीति के अंतर्गत हम लोग बजट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। आय व्यय का विवरण, आय व्यय का विवरण जिसे हम कहते हैं दोस्तों बजट। इसके बाद देखना है दोस्तों घाटों का विवरण, भारत सरकार के घाटों का विवरण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे भारत सरकार के विभिन्न प्रकार के घाटों का विवरण। इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों भारत में मंदी पर नियंत्रण हासिल करना, भारत पर मंदी पर नियंत्रण हासिल करना। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य है आर्थिक रूपरेखा तैयार करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना,
देना, आय व्यय का विवरण अर्थात बजट तैयार करना, घाटों का विवरण देना तथा मंदी पर नियंत्रण पाना। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों राजकोषीय नीति के अवयव। ध्यान दीजिए दोस्तों, एलिमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजकोषीय नीति के अवयव या हम कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजकोषीय नीति को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है दोस्तों, जैसा कि हमारा इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे दोस्तों बजट। पहला पकड़ते हैं सार्वजनिक आय। पहला है दोस्तों सार्वजनिक आय। राजकोषीय नीति के अंतर्गत पहला देखते हैं दोस्तों सार्वजनिक आय। दूसरा इसके अंतर्गत देखते हैं दोस्तों सार्वजनिक व्यय। दूसरा है दोस्तों सार्वजनिक व्यय। ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक आय के अंतर्गत दो पकड़ना है दोस्तों। सार्वजनिक आय को फिर से कैटेगराइज किया गया है। पहला है दोस्तों राजस्व आय और दूसरा है दोस्तों पूंजीगत आय। ध्यान दीजिए, पब्लिक इनकम के अंतर्गत पहला लेना है दोस्तों रेवेन्यू इनकम, दूसरा है दोस्तों कैपिटल इनकम। राजस्व आय दूसरा है दोस्तों पूंजीगत आय। पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंतर्गत पहला लेते हैं दोस्तों राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों पूंजीगत व्यय। इसके अंतर्गत दूसरा आता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं राजकोषीय नीति के अवयव। इसके चार अवयव होते हैं दोस्तों। पहला है राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अगर हम बात करते हैं राजस्व आय की, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं राजस्व आय की, तो राजस्व आय का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों कर अर्थात टैक्स। राजस्व भारत सरकार के राजस्व का या किसी भी राज्य के राजस्व सरकार के आय का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों कर अर्थात टैक्स। अर्थात हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष कर। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजस्व आय का मुख्य स्रोत है दोस्तों प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों सार्वजनिक आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत पकड़ना है सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय। सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय का मतलब है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैसे भारत सरकार के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर की कंपनियां आती है, सेल, भेल, गेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ये जितनी भी नवरत्न या महारत्न कंपनियां हैं दोस्तों, ये सभी के सभी भारत सरकार के राजस्व आय का मुख्य स्रोत है। तो राजस्व आय का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों टैक्स, जिसमें से पकड़ना है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और इसके अंतर्गत राजस्व आय के अंतर्गत आता है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय। राजस्व आय में शामिल है मुख्य रूप से दोस्तों कर के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, तथा राजस्व आय में शामिल है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, जैसे कि भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर की कंपनियां एनटीपीसी, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, भेल, गेल, ये जितनी भी महारत्न कंपनियां हैं दोस्तों या नवरत्न कंपनियां हैं या भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये जो भी कंट्रीब्यूट करती है ये आता है भारत सरकार के राजस्व आय के रूप में। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों सरकार को प्राप्त अनुदान। यदि आप सरकार को किसी भी प्रकार का अनुदान प्रदान कर रहे हैं तो यह जाता है दोस्तों भारत सरकार के राजस्व आय के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए आपने जमा किया प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए, तो यह चला जाएगा दोस्तों सीधा सीधा भारत सरकार के राजस्व आय के अंतर्गत। तो भारत सरकार के राजस्व आय के अंतर्गत आता है कर, मुख्य रूप से कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष, तथा इसके अंतर्गत आता है सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय तथा सरकार को प्राप्त अनुदान।
जैसे कि प्रधानमंत्री राहत कोष के द्वारा। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों पूंजीगत आय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद पकड़ते हैं पूंजीगत आय। पूंजीगत आय का मुख्य स्रोत होता है दोस्तों ऋण, या हम कह सकते हैं कर्ज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत पकड़ते हैं सकल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत पकड़ते हैं सकल घरेलू ऋण। इसके अंतर्गत है दोस्तों सकल घरेलू ऋण, अर्थात भारत की जनता के द्वारा लिया गया ऋण। दूसरा है दोस्तों सकल विदेशी ऋण। यदि भारत सरकार विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक या विश्व मुद्रा कोष से किसी भी प्रकार का ऋण लेती है दोस्तों, तो इसे कहते हैं सकल विदेशी ऋण, सकल घरेलू ऋण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक्चुअल में यह सरकार की कोई एक्चुअल आय का स्रोत नहीं है, बल्कि यह कहलाती है पूंजीगत प्राप्तियां। इसीलिए इसे हम औपचारिक रूप से पूंजीगत आय ना कहकर पूंजीगत प्राप्तियां कहते हैं, जिसकी आय का मुख्य स्रोत है दोस्तों ऋण, सकल घरेलू ऋण, सकल विदेशी ऋण। यदि मान लीजिए भारत सरकार के पास कोई भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां है, उसको अगर भारत सरकार बेचती है, बेचने पर जो पैसा आएगा वो जाएगा दोस्तों पूंजीगत आय या पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में। तो सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त आय, यह कहलाता है दोस्तों पूंजीगत आय। लोक लेखा प्राप्तियां, इसके अंतर्गत दोस्तों लोक लेखा प्राप्तियां। तो इस प्रकार से पब्लिक से जो प्राप्तियां होता है दोस्तों, वो सभी आएगा आपके पूंजीगत आय के अंतर्गत। तो यहां पर सार्वजनिक आय का पहला है दोस्तों राजस्व आय, जिसका मुख्य स्रोत होता है कर, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त आय, सरकार को प्राप्त अनुदान। लेकिन सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से जो आय मिलेगा वो कहलाएगा पूंजीगत आय। यह होता है दोस्तों ऋण, इसमें मुख्य रूप से होता है ऋण, सकल घरेलू ऋण अर्थात जनता से लिया गया ऋण, सकल विदेशी ऋण जैसे विश्व बैंक या विश्व मुद्रा कोष से लिया गया ऋण, सार्वजनिक उपक्रम को बेचने से प्राप्त आय तथा लोक लेखा प्राप्तियां। सार्वजनिक व्यय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सार्वजनिक व्यय फर्दर दो प्रकार का होता है दोस्तों। एक होता है विकासात्मक व्यय, और एक होता है दोस्तों गैर विकासात्मक व्यय, जिससे किसी भी प्रकार का विकास नहीं होगा। दोनों का उद्देश्य होता है दोस्तों लोक कल्याण करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों का उद्देश्य होता है लोक कल्याण करना, इसका भी और इसका भी उद्देश्य है दोस्तों लोक कल्याण करना। लेकिन विकासात्मक व्यय में जो लोक कल्याण किया जाता है ये योजना के माध्यम से किया जाता है, जबकि गैर विकासात्मक में जो लोक कल्याण किया जाता है ये बिना किसी योजना के माध्यम से अर्थात गैर योजना के माध्यम से लोक कल्याण किया जाता है। राजस्व व्यय के अंतर्गत विकासात्मक व्यय या कह सकते हैं जिसमें लोक कल्याण योजना के माध्यम से किया जाता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आप ले सकते हो शिक्षा, अर्थात भारतीय नागरिकों को शिक्षा के लिए किया गया खर्च, चिकित्सा, भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए किया गया खर्च, परिवहन, इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों परिवहन, ऊर्जा या संचार, इन सभी के लिए भारत सरकार जो भी खर्च करती है दोस्तों यह कहलाता है विकासात्मक या योजना के माध्यम से किया गया खर्च। यह लोक कल्याणकारी होता है दोस्तों। यहां पर गैर विकासात्मक यह भी लोक कल्याणकारी होता है, लेकिन यह योजना के माध्यम से नहीं किया जाता। जैसा कि भारत सरकार भारतीय नागरिकों के रक्षा के लिए जो खर्च करती है, रक्षा पर जो व्यय करती है दोस्तों, यह आएगा राजस्व व्यय के अंतर्गत, लेकिन गैर विकासात्मक होता है दोस्तों। रक्षा पर व्यय, कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन, कर्मचारियों का वेतन तथा अनुदान। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर भारत सरकार किसी को अनुदान देगी तो वो आएगा दोस्तों गैर विकासात्मक या राजस्व व्यय के अंतर्गत। सरकार द्वारा अनुदान, सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान,
सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर पूंजीगत आय के अंतर्गत सरकार ने ऋण तो ले लिया, लेकिन इसके ब्याज का जो भुगतान होगा वो आएगा दोस्तों राजस्व व्यय के अंतर्गत। ऋण का ब्याज, ऋण का ब्याज अदायगी, ऋण का ब्याज अदायगी, ऋण का ब्याज अदायगी व ऋण अदायगी, वह ऋण अदायगी। अगर किसी भी प्रकार का ऋण को अदा कर रही है भारत सरकार तो ये क्या आएगा दोस्तों राजस्व व्यय के अंतर्गत। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय का भी मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों लोक कल्याण करना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोक कल्याण करना, ये एक्चुअल में एक प्रकार का होता है दोस्तों निवेश। एफडीआई और एफआईआई के माध्यम से भारत में निवेश किया जाएगा विदेशी कंपनियों के द्वारा। यदि विदेशी कंपनियां एफडीआई और एफआईआई के माध्यम से जो भी निवेश करेगी, इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों निवेश के माध्यम से भारत में निर्माण को बढ़ावा देना। विदेशी धन के माध्यम से भारत में निवेश के माध्यम से निर्माण को बढ़ावा देना, कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना। एफडीआई तथा एफआईआई के माध्यम से भारत में निवेश को बढ़ावा देना दोस्तों। ध्यान दीजिए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इनके माध्यम से भारत में ये एफडीआई विदेशी कंपनियां एफडीआई एफआईआई के माध्यम से भारत में निवेश करेगी, जिससे भारत में निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। जैसे कह सकते हैं दोस्तों बांध का निर्माण, बांध का निर्माण, यदि मान लीजिए भारत सरकार किसी बांध का निर्माण कर रही है तो इसमें विदेशी कंपनियां भी या कोई दूसरा देश भी एफडीआई तथा एफआईआई के माध्यम से भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। तो बांध का निर्माण, पुल का निर्माण, पुल का निर्माण, बांध का निर्माण, पुल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, भवन का निर्माण, भवन का निर्माण, ये सभी जो निर्माण आते हैं दोस्तों, ये विदेशी कंपनियां या विदेश कोई दूसरा देश भारत में एफडीआई तथा एफआईआई के माध्यम से भारत में निवेश कर सकता है, जिससे भारत में निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें किया गया खर्च कहलाता है दोस्तों पूंजीगत व्यय। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यहां पर राजस्व आय तथा पूंजीगत व्यय ये दोनों भारत सरकार के लिए सकारात्मक होते हैं, क्योंकि राजस्व व्यय में भी पैसा आ रहा है, जबकि पूंजीगत व्यय ये दिखता है व्यय, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है दोस्तों निवेश, अर्थात विदेशी कंपनियां भारत में पैसा निवेश करती है। तो यहां पर राजस्व आय और पूंजीगत आय ये दोनों भारत सरकार के लिए सकारात्मक होते हैं, जबकि पूंजीगत आय ये दिखता है आय दोस्तों, लेकिन ये एक्चुअल में आय नहीं है, ये प्राप्तियां है दोस्तों, ये एक प्रकार का ऋण है और ऋण कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। तो पूंजीगत आय और राजस्व व्यय ये दोनों होते हैं दोस्तों सरकार के लिए नकारात्मक। यहां पर ये नकारात्मक इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें पैसा इन्वेस्ट, इसमें पैसा व्यय हो रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों राजकोषीय नीति, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय। इसके 4 एलिमेंट है, राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। हम देखने जा रहे हैं दोस्तों औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब तक भारत में कुल 6 औद्योगिक नीतियां बनाई गई है दोस्तों, जिसमें से 6वां औद्योगिक नीति को कहा जाता है नवीन औद्योगिक नीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं औद्योगिक नीतियां, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिस्कस करते हैं। अभी तक भारत में कुल 6 औद्योगिक नीतियां बनाई गई है। औद्योगिक नीति का उद्देश्य होता है भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई नीतियों को औद्योगिक नीतियां कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई नीतियों को औद्योगिक नीति कहते हैं। तो अगला फर्स्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक नीति।
इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई नीतियों को औद्योगिक नीतियां कहते हैं और वर्तमान भारत में कुल 6 औद्योगिक नीतियां बनाई गई है। तो इन 6 औद्योगिक नीतियों को हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु बनाई गई नीतियों को औद्योगिक नीतियां कहते हैं तथा भारत में कुल 6 औद्योगिक नीतियां बनाई गई है। वर्तमान में जो औद्योगिक नीति चल रहा है दोस्तों, यह है भारत सरकार की 6वीं औद्योगिक नीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भारत में औद्योगिक विकास हेतु बनाई गई नीतियों को औद्योगिक नीति कहते हैं। औद्योगिक नीति कहते हैं। अभी तक कुल 6 औद्योगिक नीति बनाई गई है दोस्तों। भारत में निर्मित 6 औद्योगिक नीतियां, 6 औद्योगिक नीतियां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत में निर्मित 6 औद्योगिक नीतियां, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। औद्योगिक नीति, हम कुल 6 औद्योगिक नीतियों को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। औद्योगिक नीति जिसमें से हम पहला डिस्कस करेंगे प्रथम औद्योगिक नीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम औद्योगिक नीति। प्रथम औद्योगिक नीति का प्रारंभ होता है। प्रथम औद्योगिक नीति का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1948 में। प्रथम औद्योगिक नीति इसका प्रारंभ हुआ था 1948 में और इसके प्रणेता थे दोस्तों, इसके जनक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तात्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके प्रणेता थे दोस्तों। तात्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तात्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम औद्योगिक नीति इसका प्रारंभ हुआ था 1948 में और इसके प्रणेता थे तात्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने जो नया अर्थव्यवस्था का नीति बताया था दोस्तों, यह बताया था अर्थव्यवस्था बताया था दोस्तों। इन्होंने भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने पर जोर दिया था। अर्थात यहां से 1948 से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। प्रथम औद्योगिक नीति जिसका प्रारंभ हुआ था 1948 में, इसके प्रणेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तात्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में आधारभूत उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। इसका परिणाम स्वरूप, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप भारत में आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। विकास पर
बल दिया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम औद्योगिक नीति। प्रथम औद्योगिक नीति का प्रारंभ होता है 1948 में। इसके प्रणेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तात्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया और इसके तहत भारत में आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। दोस्तों, उद्योगों का विकास प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों द्वितीय औद्योगिक नीति। द्वितीय औद्योगिक नीति। दूसरा देखते हैं द्वितीय औद्योगिक नीति। द्वितीय औद्योगिक नीति इसका प्रारंभ हुआ है 1956 में। इसके प्रणेता थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रणेता थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रणेता थे तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके प्रणेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने समाज के निर्माण के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया। इन्होंने समाज के निर्माण हेतु समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया, जिसका परिणाम वो ये हुआ दोस्तों, जिसके तहत इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था पर बल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास हुआ। जिसके फलस्वरूप दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास हुआ, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों का निर्माण हुआ, जैसे कि सेल, जैसे कि आज भिलाई स्टील प्लांट, ये सब जितने भी प्लांट बने हैं दोस्तों, ये सब सार्वजनिक उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। ओएनजीसी, एनटीपीसी, जो आज हम देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, ये सभी के सभी दोस्तों इसी मूर्त का परिणाम है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया। सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास पर बल दिया। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तृतीय औद्योगिक नीति। इसके बाद अगला है दोस्तों तृतीय औद्योगिक नीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तृतीय औद्योगिक नीति, तीसरा औद्योगिक नीति। इसका प्रारंभ हुआ था 1977 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात इसके प्रणेता थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इसके प्रणेता थे दोस्तों प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इसके प्रणेता थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इस समय भारत के उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। इस समय भारत के उद्योग मंत्री थे दोस्तों जॉर्ज फर्नांडिस। ध्यान दीजिएगा, तो ये पकड़ना है दोस्तों तृतीय औद्योगिक नीति। इसका प्रारंभ हुआ था 1977 में। इसके प्रणेता थे मोरारजी देसाई, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इस समय भारत के उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। इन्होंने बंद अर्थव्यवस्था की नीति पर बल दिया। इन्होंने बंद अर्थव्यवस्था की नीति पर बल दिया। इन्होंने बंद अर्थव्यवस्था की नीति पर बल दिया। इसका मतलब यह है दोस्तों 1977 की स्थिति में भारत में आयात ज्यादा था लेकिन निर्यात बहुत ही कम था। इसी कारण भारत सरकार ने फैसला लिया कि भारत में आयात को पूर्णतः बंद किया जाएगा, अर्थात आयात निर्यात को पूर्णतः बंद किया जाएगा और भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर जोर दिया जाएगा ताकि भारत के नागरिक भारत निर्मित वस्तुओं का सेवन करें। तो यहां पर दोस्तों तृतीय औद्योगिक नीति 1977 में प्रारंभ किया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो इसके प्रणेता भी है दोस्तों मोरारजी देसाई। इस समय भारत के उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। इन्होंने बंद अर्थव्यवस्था की नीति पर जोर दिया। इसके तहत इन्होंने लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया। लघु व कुटीर उद्योगों का विकास पर बल दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है दोस्तों
चौथी औद्योगिक नीति। देखते हैं दोस्तों चौथी औद्योगिक नीति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथी औद्योगिक नीति, चौथी औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ हुआ था 1980 में। इसके प्रणेता थे तात्कालिक उद्योग मंत्री चरणजीत चांदना। इसके प्रणेता थे दोस्तों तात्कालिक उद्योग मंत्री चरणजीत चांदना, तात्कालिक उद्योग मंत्री चरणजीत चांदना। ध्यान दीजिए दोस्तों, इन्होंने सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पर बल दिया। यह दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही एक प्रतिरूप है। इन्होंने सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पर बल दिया, इन्होंने सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पर बल दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने सार्वजनिक अर्थव्यवस्था पर बल दिया। इनका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों कि भारत में आयात को कम किया जाए और निर्यात को बढ़ाया जाए। तो इसका परिणाम हुआ दोस्तों निर्यात, इसका परिणाम हुआ दोस्तों निर्यात में वृद्धि, निर्यात पर बल दिया गया और इसका परिणाम हुआ दोस्तों कि निर्यात में वृद्धि हुआ। चौथी औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ हुआ था 1980 में। इसके प्रणेता थे तात्कालिक उद्योग मंत्री चरणजीत चांदना। इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही प्रतिरूप सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। इसका परिणाम हुआ दोस्तों कि भारत में निर्यात पर बल दिया गया, अंततः निर्यात को बढ़ावा मिला। इसके बाद अगला देखते हैं पांचवी औद्योगिक नीति। पांचवा है दोस्तों पांचवी औद्योगिक नीति, पांचवी औद्योगिक नीति, ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों पांचवी औद्योगिक नीति। इसका प्रारंभ हुआ है 1990 में। इसका प्रारंभ हुआ है दोस्तों 1990 में। इसके प्रणेता है तात्कालिक प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह। इसके प्रणेता है दोस्तों तात्कालिक प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह। ध्यान दीजिएगा, पांचवी औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ हुआ है 1990 में। इसके प्रणेता है दोस्तों विश्व प्रताप सिंह, प्रधानमंत्री, तात्कालिक प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह। इसके प्रणेता है दोस्तों प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह। इन्होंने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई। इन्होंने दोस्तों उदारीकरण की नीति अपनाई। इन्होंने दोस्तों उदारीकरण की नीति अपनाई। इसके तहत इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नियमों को सरल व शिथिल बनाया गया, अर्थात औद्योगिक नीतियों को, औद्योगिक नियमों को सरल व शिथिल बनाया गया, सरल व शिथिल बनाया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पांचवी औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ हुआ 1990 में। इसके प्रणेता है तात्कालिक प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह। इन्होंने उदारीकरण की नीति अपनाई दोस्तों। इन्होंने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपनाया, जिसके तहत औद्योगिक नीति अर्थात उद्योग खोलने के जो नियम या तरीके थे उसे सरल व शिथिल बनाया गया, ताकि भारत का कोई भी नागरिक आसानी से इंडस्ट्री की स्थापना कर सके। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों छठवीं या नवीनतम औद्योगिक नीति, नवीन औद्योगिक नीति। अगला हम देखते हैं दोस्तों नवीन औद्योगिक नीति। ध्यान दीजिएगा, नवीन औद्योगिक नीति का प्रारंभ होता है 1991 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री थे, अर्थात इसके प्रणेता है दोस्तों वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसके प्रणेता थे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, तात्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव तथा इस समय भारत के उद्योग मंत्री थे दोस्तों पीजे
कुरियन, ये थे दोस्तों भारत के उद्योग मंत्री। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये थे भारत के उद्योग मंत्री। लेकिन इसके प्रणेता है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह, तात्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छठवीं या नवीन औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ हुआ है 1991 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उद्योग मंत्री थे पीजे कुरियन तथा इसके प्रणेता है वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। के तहत दोस्तों इन्होंने खुली अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया। खुली अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया। इसके तहत एलपीजी को अपनाया गया। इसके तहत दोस्तों एलपीजी को अपनाया गया, अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके तहत खुली अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया गया, जिसका परिणाम हुआ दोस्तों एलपीजी। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों उदारीकरण की नीति। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों निजीकरण, भारत में निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए। उदारीकरण का मतलब होता है कि औद्योगिक नीति को सरल व शिथिल बनाया जा सके, जिससे कोई भी भारत का व्यक्ति आसानी से उद्योग का निर्माण कर सके। दूसरा है दोस्तों निजीकरण, भारत में निजी कंपनियों को बढ़ावा दिया जाए। ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब यह होता है दोस्तों भारत में आयात और निर्यात दोनों को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ विदेशी कंपनियों को भी भारत में एफडीआई तथा एफआईआई के माध्यम से इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, निवेश का मौका मिले, तथा साथ ही साथ भारत के व्यक्ति, भारत की कंपनियां भी विदेश के दूसरे देशों के साथ या दूसरे देशों में जाकर अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश कर सके या वहां निवेश कर सके। तो यह है दोस्तों ग्लोबलाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत की औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारत सरकार के द्वारा भारत में औद्योगिक विकास के लिए बनाई गई नीतियों को कहा जाता है दोस्तों औद्योगिक नीति। भारत में निर्मित 6 औद्योगिक नीतियां। प्रथम औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ हुआ था 1948 में। इसके प्रणेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तात्कालिक उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया, जिसके तहत आधारभूत उद्योगों के विकास पर जोर पड़ा दोस्तों। इसके बाद देखते हैं द्वितीय औद्योगिक नीति, 1956 में इसका प्रारंभ हुआ था। इसके प्रणेता थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। इन्होंने दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसके फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास हुआ। इसके बाद देखते हैं तृतीय औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ हुआ था 1977 में। इसके प्रणेता थे तात्कालिक प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। इस समय भारत के उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। इन्होंने बंद अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया, जिसके तहत भारत में लघु व कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। चौथी औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ हुआ था 1980 में। इसके प्रणेता थे चरणजीत चांदना, उद्योग मंत्री चरणजीत चांदना। इन्होंने सार्वजनिक समाजवादी अर्थव्यवस्था के तर्ज पर इन्होंने सार्वजनिक अर्थव्यवस्था को अपनाया, अर्थात भारत में निर्यात पर बल दिया गया। पांचवी औद्योगिक नीति, इसका प्रारंभ होता है 1990 में। इसके प्रणेता है प्रधानमंत्री विश्व प्रताप सिंह। इन्होंने उदारीकरण नीति अर्थात लिबरलाइजेशन को अपनाया, जिसके तहत औद्योगिक नियमों को सरल व शिथिल बनाया गया। इसी से बढ़कर एक साल बाद नवीन औद्योगिक नीति आई दोस्तों। इसका प्रारंभ होता है 1991 में। इसके प्रणेता थे तात्कालिक वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। इन्होंने खुली अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया। इसके तहत भारत में उदारीकरण, नीतिकरण तथा वैश्वीकरण की नीति को बढ़ावा मिला, अर्थात एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन। इसके तहत भारत में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों भारत की औद्योगिक नीतियां।